लेकिन सत्ता की शुरुआत करते हैं विवादित बयानों पर जारी कलेश कथा से, जिसमें विरोध वाली चिंगारियां हैं, राजनीतिक शोले हैं, हंगामा है, नारेबाजी है, कार्रवाई की मांग है। दो लोगों के विवादित बयान से कैसे आज का शनिवार सुपर विवाद वाला रहा है, ये जान लीजिए। पहला नाम है विख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का, जो पिछले कुछ दिनों से अपनी कथा नहीं बल्कि अपने विवादित बयान पर कलेश की वजह से चर्चा में है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लड़कियों के चरित्र पर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से अब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसकी पूरी कहानी आज हम सत्ता के अपने सभी न्यूज मित्रों को बताने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने विरोध के बाद अपने बयान पर सफाई क्या दी है। दूसरा नाम है बीजेपी सांसद कंगना रनौत का, जो ड्रग्स वाले अपने बयान को लेकर चर्चा में है। कंगना ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंजाब के रास्ते ड्रग्स की तस्करी हो रही है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कंगना को नसीहत भी दी है, ये भी आप जानिएगा। लेकिन पहले बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज की, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर हैं। अक्सर आपने इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भागवत कथा और धार्मिक प्रवचन देते हुए सुना होगा। लेकिन आज सत्ता के न्यूज मित्रों को जो खबर हम बताने जा रहे हैं, उसमें क्लेश की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि हाल में ही अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया था। अनिरुद्धाचार्य महाराज का विवादित बयान और उसके बाद सफाई दोनों आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि उन पर कौन से 3 बड़े आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप यह है कि एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए। दूसरा आरोप है लड़कियों के आचरण पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की। इतना ही नहीं, अलग अलग उम्र का जिक्र करते हुए उन्होंने लड़कियों की आयु को लेकर भी गलत बयान दिए थे। अब तक महिलाएं, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग अनिरुद्धाचार्य का प्रवचन सुनते थे। अब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि इन्हें कथावाचक का सर्टिफिकेट किसने दिया। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने विवादित बयान से महिलाओं का अपमान क्यों किया। ऐसे कई प्रश्न हैं। जब एक कथावाचक पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर उन्होंने कहा क्या था और क्यों उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने शब्दों की लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि उनके विवादित बयान का एक एक शब्द हम सुना भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनके विवादित बयान का जो हिस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो महिलाओं को लेकर उनकी सोच को दर्शाने के लिए काफी है। प्रश्न अभी भी वहीं के वहीं हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति गीता की बात कर रहा हो, जो व्यक्ति धर्म, सनातन, आध्यात्म, भक्ति, सेवा, समर्पण वाला प्रवचन देता हो, वो महिलाओं को लेकर इस तरह की सोच रख सकता है, महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है? कथावाचक की महिलाओं पर की गई टिप्पणी का मामला अब बढ़ रहा है। बयान के वायरल होने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी है, सफाई भी दी है। उन्होंने क्या कहा है, आज आपको ये भी जानना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि उनके बयान को पूरा नहीं सुना गया, उनके बयान के कुछ हिस्से को हटाया गया, मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनके बयान को गलत तरीके से रखा गया। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। अनिरुद्धाचार्य सफाई दे रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये कहावत तो आपने सुनी होगी,
कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। मतलब ये कि अनिरुद्धाचार्य ने जो कह दिया उस पर सफाई के बावजूद विरोध वाली चिंगारियां भड़क रही हैं। देश के कई शहरों में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मथुरा में महिलाएं आक्रोशित हैं। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं मुंबई में भी महिलाओं ने विरोध किया है। ये कहा है कि अनिरुद्धाचार्य की अशोभनीय टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आक्रोशित करने वाली बात कही है उन्होंने। एक व्यासपीठ पर जब भी कोई विद्वान बैठता है तो वो सिर्फ हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए और धर्म की अलग जगाने के लिए बैठता है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे सुन के कोई भी शर्मसार हो जाए। उन्होंने जो लड़कियों पर टिप्पणी करी है, इस तरीके की उन्हें टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। वो आए दिन लड़कियों पर टिप्पणियां करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। इसलिए हम कल हमने एसएस कप्तान साहब को हमने वो एप्लीकेशन दी। उन्होंने आश्वासन दिया मैं कार्रवाई करेंगे हम लोग। कि आप लड़कियों को सर्टिफिकेट देंगी। जनरल नॉलेज की ट्यूशन्स लो, तुम औरतों के ऊपर गलत शब्दों का प्रयोग करना बंद करो। वो कौन होते हैं किसी पे उंगली उठाने वाले, किसी लड़की पे उंगली उठाने वाले? नहीं, गलत ये बात है। सभी लड़कियां का उन्हें झांक के देखा क्या? किसी के दिल में झांक के देखा है? ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो चरित्रहीन हो सकती हैं, क्योंकि उनकी कुछ अपने गोल्स होते हैं, कुछ करियर लाइफ में कुछ पाना चाहती हैं, वो सक्सेसफुल होना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल से उनका बोलना बिल्कुल भी गलत है। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। कौन क्या कर रहा है ये इनका विषय नहीं, क्या करना चाहिए ये बताना इनका विषय है। समाज को सही दिशा निर्देश करना इनका कार्य है, मार्गदर्शन करना इनका कार्य है। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना इनका बिल्कुल कार्य नहीं है। इन्होंने जो बोला है बिल्कुल निंदनीय है। आपको ये बता दें कि अनिरुद्धाचार्य न सिर्फ एक धार्मिक वक्ता हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उनको फॉलो करते हैं। उनकी कथाओं में भीड़ उमड़ती है और उनका प्रभाव आम श्रद्धालुओं से लेकर युवाओं तक है। जब विरोध बढ़ रहा है तो राजनीति भी खूब हो रही है। अलग अलग पार्टी के नेता इस पर बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि संत स्वामी को राजनीति में नहीं उलझना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य की सोच महिला विरोधी है। सभी संत स्वामियों से कहूँगा कि राजनीति में मत उलझो। ये बहुत ही अपमानित वाला बयान है। पता नहीं महिलाएं क्या कर रही हैं। ऐसे आदमी का बहिष्कार करना चाहिए। ये आदमी मॉरली करप्ट आदमी है और हर तरह का करप्ट आदमी है। ऐसे लोग कथाकार हो रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती है कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता। तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे। एक संत के मुंह से इस तरीके से इस देश में जहाँ पर नारी को देवी माना जाता है, उनके प्रति इस तरीके की अभद्र और घटिया टिप्पणी ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी उनका बचाव इसीलिए करती है क्योंकि भाजपा की भी सोच महिला विरोधी है। ये जो सनातन का प्रचार करते घूम रहे हैं, अब ये जो बकवास कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, इनको तो गोल्ड मेडल देना चाहिए बीजेपी को बुला के। बीजेपी के रास्ते पर चल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों के चरित्र पर टिप्पणी के दौरान 2 घटनाओं का उदाहरण भी दिया था। इसी वर्ष मार्च में मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड और मई में हुई इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का उन्होंने जिक्र किया था। वैसे देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने शब्दों की मर्यादा को पार किया है। पहले भी लड़कियों को लेकर, लड़कियों के रिश्ते को लेकर वो विवादित बयान देते रहे हैं। सिर्फ 50 सेकंड में आपको अनिरुद्धाचार्य के पुराने विवादित बयानों वाली एक वीडियो कुंजी दिखाते हैं, जिससे आप इनकी सोच और मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य के बाद अब विवादों की अगली कुंजी खोलते हैं, जिसके केंद्र में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत है। कंगना रनौत ने इस बार एक ऐसा बयान दिया है जिससे 2 राज्यों के बीच विवाद बढ़ सकता है।
कंगना का ये बयान पंजाब के रास्ते हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स की सप्लाई से जुड़ा है, जिससे पंजाब के नेताओं में काफी नाराजगी है और कंगना पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए हैं। कंगना रनौत ने कहा है कि पंजाब के रास्ते हिमाचल प्रदेश में नशा पहुंच रहा है, जिससे हिमाचली युवा अपराध और लत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे मासूम हैं, उन्हें आसानी से बहकाया जा रहा है। अब हालात गंभीर हो गए हैं। यदि जल्द कड़े कदम नहीं उठाए गए तो हमारे हालात पंजाब के उन गांवों जैसे हो जाएंगे जहां केवल महिलाएं और विधवाएं ही बची हैं। कंगना का ये बयान पंजाब में सरकार चला रही है, आम आदमी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कंगना के बयान को बेतुका कहा है। हालांकि कंगना इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी दावा किया है कि हिमाचल के कई युवा नशे की लत में फंस रहे हैं और अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। भोले भाले बच्चे नशे के कारण चोरी कर रहे हैं, माता पिता के गहने बेच रहे हैं, कारें चुरा रहे हैं। नशे की लत में फंस चुके बच्चे कमरों में बंद होकर फर्नीचर तोड़ते हैं, चीखते हैं। ये मौत से भी बदतर है। एक बार सुनिए कंगना रनौत ने और क्या क्या कहा है, इसके बाद ये बताएंगे कि ये बयान क्यों आया और अब आगे क्या हो रहा है। हिमाचल में जो है ड्रग्स की स्थिति इतनी गंभीर है, अगर इस पर कोई कड़ा कदम नहीं लिया जाएगा तो हमारे जो जैसे पंजाब में कुछ गांव हैं जहां पे सिर्फ विधवाएं और महिलाएं ही रहती हैं, वैसी स्थिति हमारे हिमाचल की हो जाएगी। और पंजाब के रास्ते से और पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते से जो ड्रग आ रहा है और जो हिमाचल में पहुंच रहा है, बच्चों ने जो है माँ बाप के गहने बेच दिए हैं, कमरों में वो खुद को बंद कर लेते हैं, फर्नीचर तोड़ते हैं, चिल्लाते हैं, रोकते हैं। ये एक तरह से आप देखें तो मौत से भी बदतर जो है ये उनकी स्थिति हो जाती है। दरअसल कंगना रनौत का ये बयान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की उस चेतावनी के बाद आया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर नशे की समस्या पर काबू नहीं पाया गया तो हिमाचल उड़ता पंजाब बन सकता है। तुरंत कड़े कदम नहीं उठाए गए तो अगले 5 साल में हिमाचल पंजाब जैसे नशे के संकट का सामना कर सकता है। राज्यपाल ने यह भी बताया कि 2012 में ड्रग्स से जुड़े मामले 500 से बढ़कर 2023 में 2200 हो गए, जो 340% से अधिक की वृद्धि है। राज्यपाल ने जब आंकड़ों के साथ हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स की कहानी कही तो कंगना रनौत ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया, लेकिन उनके बयान पर विवाद हो गया और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कंगना को पंजाब पर उंगली उठाने से पहले बीजेपी शासित राज्यों में नशे की स्थिति का सर्वे करवाना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बिना सबूत के ऐसे बयान दिए हों। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल में भी नशे की समस्या गंभीर है। हरपाल सिंह चीमा के ऐसा कहने के बाद भी कंगना रनौत बीजेपी शासित राज्यों पर चुप हैं। वैसे बीजेपी भी कंगना के बयान से बहुत खुश नहीं है। पंजाब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कंगना को सोच समझकर बयान देना चाहिए। कंगना रनौत जी को अपने शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उससे पार्टी से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको कुछ नहीं आता, बोलना नहीं आता, कभी औरतों के खिलाफ बोलती है, कभी पंजाब के खिलाफ बोलती है। तो अब मैं पंजाब की जो भारतीय जनता पार्टी वाले नेता हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप उसको क्या लगाम नहीं लगा सकते? पूरा देश जानता है वो कैसे उलझुल बोलती रहती है हर समय। मैं तो कंगना रनौत जी से मैं कहूँगा कि भी उसे जो पार्टी की लाइन है उसी हिसाब से बयान देना चाहिए, क्योंकि पहली बार बनी है तो ठीक है, लेकिन ये है कि भाई जो भी बयान दिए हैं वो पार्टी के विधिवत बयान नहीं है, उनके अपने व्यक्तिगत है, लेकिन हमें सोच समझ कर देना चाहिए बयान। कंगना के बयान पर भले ही पंजाब को आपत्ति हो, लेकिन ये सच है कि पंजाब में नशे के लिए काफी कुख्यात रहा है। उड़ता पंजाब नाम की फिल्म बनी है और पंजाब के हर चुनाव में ड्रग्स का नशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने 2022 में एक स्टडी की थी। इस सर्वे में यह पता चला था कि पंजाब की 15% आबादी किसी न किसी नशीली दवा का सेवन करती है। स्टडी के मुताबिक पंजाब की कुल आबादी लगभग 2.8 करोड़ है और इनमें से 40 लाख से ज्यादा लोग नशीली दवा लेते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल किए गए एक हलफनामे के मुताबिक साल 2020 से 2023 के दौरान पंजाब में ज्यादा मात्रा में ड्रग लेने की वजह से 265 लोगों की जान गई।
ये आंकड़े बताते हैं कि नशे पर कंगना रनौत के बयान पर भले ही राजनीति हो, लेकिन स्थिति गंभीर है और जितनी जल्दी सरकारें इसके खिलाफ एक्शन में आ जाएं, उतना ही अच्छा होगा। सत्ता में लेकिन अब अवैध बांग्लादेशियों से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जिस पर खुलकर राजनीति हो रही है। विवाद बढ़ रहा है और बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला जाए। ऐसे में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि पुलिस बंगाली भाषी मुस्लिम नागरिकों को अवैध रूप से हिरासत में ले रही है। जिन लोगों पर अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाया जाता है, उनमें से ज्यादातर गरीब लोग हैं। पुलिस के पास किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह कोई खास भाषा बोलता है। असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए ये भी कहा कि भारत के कई हिस्सों में पुलिस ऐसा कर रही है जो सही नहीं है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में गृह मंत्रालय के आदेश पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई के तहत संदिग्धों की पहचान की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस इन सेंटर्स में हिरासत में लिए गए लोगों की जांच कर रही है। अवैध पाए जाने पर उनको डिपोर्ट करने की तैयारी है। वैसे आज जो मामला असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है, कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी सरकार पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने यह कहा था कि पुलिस प्रवासी मजदूरों को गलत तरीके से हिरासत में ले रही है। ममता ने यह भी कहा था कि ये कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और केंद्र सरकार इस पर जवाब दे। बीजेपी की बंगाल यूनिट ने इसका विरोध भी किया था और ममता बनर्जी पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। এবং আমাদের ভাষাটা মনে রাখবেন সারা পৃথিবীতে পঞ্চম স্থানে এবং এশিয়াতে দ্বিতীয় স্থানে। প্রায় 30 কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে, আর আজকে বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা আমি মানতে পারছি না। আমি কেন, আপনারা কেউই মানতে পারছেন না। সুতরাং এটা নিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম করা উচিত সর্বস্তরে। এটা আমার একার নয়, এটা সবার। ममता बनर्जी के बयान पर हरियाणा की CM की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। एक मुख्यमंत्री तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस हद तक चला जाए कि वो देश की सुरक्षा तक से समझौता करने लगे, ये ना हरियाणा में स्वीकार्य है और ना ही देश में। हालांकि राजनीति से इतर सच्चाई ये है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों की परेशानी अब बढ़ गई है। बांग्ला बोलने वाले जिन लोगों के पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वो पुलिस की कार्रवाई के कारण गुरुग्राम छोड़ रहे हैं। गुरुग्राम में अब तक 11 अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं, जबकि कई हिरासत में लिए गए हैं और इनकी जांच भी जारी है। स्थिति यह है कि डर के कारण भी लोग गुरुग्राम छोड़ रहे हैं, जिनमें घरेलू काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी है। इससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में रियल टाइम स्थिति क्या है, हमने इस पर भी एक रील तैयार की है, वो देखिए, जिससे आपको सही स्थिति ग्राउंड पर क्या है वो समझने में आसानी होगी। गुरुग्राम के सेक्टर 49 का बंगाली मार्केट इलाका है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर गुरुग्राम पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, चेकिंग अभियान चलाया कि कहीं कोई बांग्लादेशी अवैध रूप से तो यहाँ नहीं रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा बंगालियों के घर हैं जो अपने आप को बंगाल का रहने वाले बताते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों को छोड़कर अब यहाँ से जा चुके हैं। कम से कम यहाँ 5000 लोग होंगे, यहीं आसपास में 5000 लोग होंगे। अच्छा। उससे ज़्यादा भी होंगे। आप सब घर जा चुके हैं। हम लोग कई बंदे अभी हैं, हम लोग भी अभी जाने वाले हैं। अपना फैमिली में 20 बंदा, मतलब 20 घर है टोटल। अपना घर में से किसी 1-2 बंदे को लेके गया था, उनके डर में हमें भी जाना पड़ रहा है। ये सामान हम अगर ले जा रहे हैं तो इसको क्या बांग्लादेश लेके जाएंगे?
हम भारत का, इंडिया का, इसलिए तो हम लेके जा रहे हैं गांव में। पहले आती थी मेरे घर मेड, वो बांग्ला से रिलेटेड थी, लेकिन वो भी इन्होंने रिसेंटली आना बंद कर दिया है कि वो मेरे ख्याल से वो जो पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के लिए जो किया है मुहिम, उसके वजह से बंद कर दिया। हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सुबह ऑफिस जाना होता है, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठो, साफ खाना वाना बनाओ, बच्चों को टिफ़िन वगैरह तैयार करके दो, ऑफिस का तैयार करके फिर खुद भी जाना होता है, बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, हमारे यहाँ कूड़े वाला नहीं आ रहा है, ना ही सफाई वाले आ रहे हैं, सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है और परेशानी भी बहुत होती है, हम लोग खुद ही कर रहे हैं अब। ना तो कूड़े वाला आ रहा है, ना सफाई वाली आ रही है, और हमने अपने बच्चे के लिए मेड रखी हुई थी, वो भी नहीं आ रही है अचानक, और उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। 200 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया था, जिनमें से 11 बांग्लादेशी भी मिले थे, जिनको डिपोर्ट करने का काम चल रहा है। लेकिन अब इसको लेकर के गुरुग्राम में रहने वालों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना तो उनके घर में साफ सफाई वाले आ रहे हैं, ना तो खाना बनाने वाले आ रहे हैं, और ना ही इलाकों में कूड़ा उठाने वाले आ रहे हैं, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता में अब हमारे न्यूज मित्रों के लिए एक दिलचस्प खबर। ये खबर हाथियों पर है। आपने इंसानों की हवाई यात्रा देखी होगी, खुद भी की होगी। कई पशुओं को हवाई जहाज के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी 4000 से 6000 किलो के वजन वाले हाथियों को हवाई यात्रा करते देखा है? शायद नहीं देखा हो। आज सत्ता में हम आपको उन 4 हाथियों की हवाई यात्रा की पूरी कुंजी दिखाएंगे, जो भारत में प्लेन पर सवार हुए और 12 घंटे की हवाई यात्रा के बाद जापान पहुंचे हैं। भारत से जापान भेजे गए इन हाथियों के नाम सुरेश, गौरी, श्रुति और तुलसी हैं। ये भारत में बेंगलुरु के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में थे, जिसे गुरुवार रात एक मालवाहक हवाई जहाज से जापान भेजा गया। 12 घंटे की हवाई यात्रा के बाद अब ये 4 हाथी सुरक्षित जापान पहुंच चुके हैं। लेकिन फ्लाइट से हाथियों को जापान भेजने का काम आसान नहीं था। इसके लिए एक विशेष कार्गो विमान का इंतजाम किया गया, जिसमें बिना किसी तकलीफ के ये हाथी सफर कर सके। हवाई सफर के लिए हाथियों को विशेष तौर पर बनाए गए पिंजरों में रखा गया। इतना ही नहीं, इन्हें पहले हवाई जहाज से सफर करने की ट्रेनिंग भी दी गई। हवाई जहाज से हाथियों का सफर करना सामान्य बात बिल्कुल नहीं है। इसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ये आसान भी नहीं था। इसकी शुरुआत आज से 6 महीने पहले की गई थी, जब ये हाथी बेंगलुरु के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में रहते थे। 6 महीने पहले हाथियों और हाथियों की देखभाल करने वालों की ट्रेनिंग शुरू हुई। हर रोज करीब 4 घंटे हाथियों को पिंजरे में रखा जाता था। इससे हाथियों को पिंजरों में समय बिताने की आदत होने लगी, ताकि वो सफर के दौरान सहज रहें। हाथियों की ट्रेनिंग के लिए 25 से ज्यादा कर्मचारियों ने 6 महीने तक लगातार काम किया। हाथियों का वजन बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर एशियाई हाथी का वजन 4000 से 6000 किलोग्राम के बीच होता है। ऐसे में हाथियों के वजन के हिसाब से बोइंग 777-200F कार्गो विमान को चुना गया, जो 100 टन से भी ज्यादा वजन लेकर उड़ने में सक्षम है। इस हवाई सफर से पहले हाथियों को अच्छी तरह खिलाया पिलाया गया, ताकि उन्हें सफर के दौरान भूख प्यास न लगे और वो सफर में आराम करते रहें। हालांकि हवाई सफर के दौरान भी हाथियों के खाने का खास इंतजाम किया गया था। ग्लूकोज, खीरे और फल हाथियों के खाने के लिए रखे गए थे। वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम को भी जापान भेजा गया। हाथियों की देखभाल के लिए 4 महावत भेजे गए। हाथियों की हवाई यात्रा में सबसे बड़ा डर यह था कि वो रास्ते में कहीं भड़क ना जाएं। चूंकि हाथियों का वजन बहुत ज्यादा होता है, इससे विमान के संतुलन खोने का डर भी था। इसीलिए उन्हें इस बात की खास ट्रेनिंग दी गई कि वो लगातार 12 से 16 घंटे शांति से अपने पिंजरे में रहें। बताया जा रहा है कि हाथियों के साथ भेजे गए डॉक्टर और महावत अगले 15 दिन तक जापान में ही रहेंगे। हाथियों के सफर का पूरा खर्च जापान के हिमेजी सेंट्रल सफारी पार्क ने उठाया है, क्योंकि अब ये उनका नया घर होगा। जापान के लिए रवाना होने से पहले बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में हाथियों का विदाई कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान पार्क के कर्मचारियों और महावतों ने हाथियों को विदाई दी। अब आप ये भी जान लीजिए कि इन 4 हाथियों को जापान क्यों भेजा गया है। दरअसल ये वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा है। इन हाथियों के बदले में भारत को 5 प्रजातियों के जानवर मिलेंगे। इनमें जैगुआर प्यूमा, चीता, कैपुचिन बंदर और चिंपैंजी शामिल हैं। इसको लेकर हमने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने क्या कहा, ये रील देखिए। 4 हाथी, जिसमें से एक मेल है और 3 फीमेल हैं, उनको इंटरनेशनल जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं उसके एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापान जो भेजा गया है। हाथी जो कि हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ एक्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है
और सेंसिटिव होता है और स्ट्रेस में भी आ जाता है बहुत जल्दी। उसको सक्सेसफुली वहाँ भेजना बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का एक अच्छा एग्जांपल है। उन लोगों ने करीब 6 महीना इसके लिए प्रिपरेशन की थी। जो प्रायर अरेंजमेंट्स होते हैं उनमें हाथी को एरोप्लेन के ही तरह जो एम्बियंस दिया गया था क्रेट में, वो उन लोग के लिए कंफर्टेबल और सक्सेसफुल रहा कि वो लोग उसके हैबिचुअल हो गए थे। तो निश्चित तौर पर ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ के लिए जो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसको एनकरेज करता है। ये एलिफेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना एक और वो विशेष रूप से एक हवाई जहाज में बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल काम है। उनको एक बड़े से मेटल केज में रख करके, और वेटनेरियन की एक टीम होती है साथ में, और उनको जो है पूरी जर्नी के दौरान जो है एक सेडेटेड या सेमी सेडेटेड अवस्था में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत से हाथी जापान भेजे गए हों। भारत जापान की हाथी वाली दोस्ती बहुत पुरानी है। 1924 में भारत से 2 हाथी जापान ले जाए गए जिनका नाम टोनकी और जॉन था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्हें खाना देने वाला कोई नहीं था। भूख की वजह से हाथियों की मौत हो गई। युद्ध खत्म हुआ तो जापान में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 बच्चों ने जापानी संसद में पत्र भेजे। दोनों बच्चे इस बात से दुखी थे कि वो अब चिड़ियाघर में हाथी नहीं देख पाएंगे। देखते ही देखते जापान में ये अभियान बन गया। जापान सरकार ने बच्चों के ऐसे 1000 लेटर जुटाए जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक हाथी उपहार में देने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके बाद 1949 में 15 वर्ष की एक मादा हाथी को जापान भेजा गया। इसका नाम इंदिरा रखा गया। ये वर्ष 1983 तक जापान के चिड़ियाघर में रही। इस हाथी को 15 अगस्त 1949 को कोलकाता से समुद्री मार्ग से जापान रवाना किया गया था। जापान पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। उस वक्त हाथी जैसे बड़े जानवरों को हवाई मार्ग से नहीं बल्कि समुद्री रास्ते से भेजा जाता था, क्योंकि हाथियों को हवाई सफर कराना तकनीकी रूप से मुश्किल था। उस वक्त इस तरह के विशेष कार्गो विमान आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। और अब वक्त है आज का रिमाइंडर आपको देने का। ये रिमाइंडर गूगल मैप वाली उस गलती से जुड़ा है जो आपको कभी भी कहीं भी भारी पड़ सकती है। अगर आप भी गूगल मैप के सहारे अनजान जगह पर यात्रा करते हैं, आप भी गूगल मैप के बताए रास्तों को फॉलो करते हैं, अगर आपको भी गूगल मैप पर पूरा भरोसा है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि गूगल मैप पर यह भरोसा आपको भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि गूगल मैप रास्ता बताने में बार बार गलती भी करता है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र के नवी मुंबई का है। दावा यह है कि गूगल मैप की गलती की वजह से एक हादसा हो गया। महिला गूगल मैप के भरोसे गाड़ी चला रही थी। वो जिस रास्ते से जा रही थी गूगल मैप वहां सीधी सड़क उसे दिखा रहा था, लेकिन अचानक महिला की कार एक नाले में जा गिरी, क्योंकि गूगल मैप में उसे सीधे पुल का रास्ता न बताकर गलत रास्ता बता दिया था। बचाव टीम ने रेस्क्यू कर महिला की जान बचा ली। पहले आप इस घटना पर एक छोटी सी रील देखिए, फिर आपको गूगल मैप वाली गलतियों का एक पूरा गणित भी समझाएंगे। से बज के 1:15 के करीब एक महिला गाड़ी चलाते हुए उल्वे की तरफ जा रही थी। बेलापुर से उल्वे की तरफ जाते समय सर्विस रोड है उल्वे ब्रिज के बाजू से, वहाँ से नीचे ध्रुव तारा जेटी पे रोड आता है, वहाँ से वो नीचे आई और वैसे ही उनको रास्ता समझ में नहीं आया और उनका गाड़ी पानी में गिर गया। वो लेडी जो उल्वे की तरफ जा रही थी उनके कार में, उन्होंने गूगल मैप के सहारा से जा रही थी और शायद उनको गलत रास्ता दिखाया। इसके कारण वो बेलापुर के ब्रिज के ऊपर जाने के बजाय वो निचले रास्ते में गई और वो हादसा हो गया। आपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा, न जाने इस गूगल मैप ने कहां फंसा दिया। आज तो गूगल मैप के चक्कर में मर ही जाते। ठीक ऐसे ही पिछले कुछ महीनों में गूगल मैप के गलत रास्ता बताने की वजह से कई हादसों की खबर सामने आ चुकी है। सितंबर 2023 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में गूगल मैप ने गलत रास्ता बताया। कार टूटे हुए पुल से नीचे गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। अक्टूबर 2023 में केरल में एक कार नदी में गिर गई, जिसमें 2 डॉक्टर्स की जान चली गई। नवंबर 2024 में बरेली में कार नदी में जा गिरी, 3 लोगों की मौत हुई। दिसंबर 2024 में बरेली में ही कार नहर में गिरी, 3 लोग घायल हुए।
अप्रैल 2025 में गूगल मैप के गलत रास्ता बताने से मुरादाबाद में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। कुछ दिन पहले ही महाराजगंज में एक कार फ्लाईओवर से लटक गई। वजह वही थी, गूगल मैप ने गलत रास्ता बता दिया था। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जब गूगल मैप की गलती से लोगों की जान पर बनाई। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि गूगल मैप वाला पूरा गणित आसान भाषा में समझा जाए। आज हमने गूगल मैप और जीपीएस सिस्टम पर एक खास कुंजी आपके लिए तैयार की है। दरअसल जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसी तकनीक के जरिए किसी लोकेशन के बारे में पता चलता है, रास्तों की जानकारी मिलती है। जीपीएस सिस्टम 24 सैटेलाइट की मदद से काम करता है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी से 12,000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये सैटेलाइट 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। जब हम अपने फोन से किसी लोकेशन यानी जगह के बारे में सर्च करते हैं तो सबसे पहले सैटेलाइट के सिग्नल पृथ्वी पर आते हैं। इन सिग्नल्स को आपके फोन का रिसीवर पकड़ लेता है और सिग्नल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो जीपीएस से लोकेशन की जानकारी आपको मिलने लगती है। सबसे खास बात यह है कि जीपीएस सभी प्रकार के मौसम में लगातार 24 घंटे काम करता है, लेकिन फिर भी अलग अलग वजहों से गूगल मैप कई बार आपको रास्तों की गलत जानकारी दे सकता है। दरअसल जीपीएस के जरिए गूगल मैप्स वो रास्ते बताते हैं जिसमें कम समय लगता है, यानी अगर रास्ता लंबा भी हो लेकिन समय कम लग रहा होगा तो बहुत हद तक ये संभावना है कि वो आपको वही रास्ता बताएगा। इसके अलावा सड़क अच्छी है या खराब, ये जानकारी भी जीपीएस पर अपडेट नहीं होती। इसीलिए कई बार नेविगेशन सिस्टम ऐसा रास्ता बता देता है जहां सड़क की स्थिति बहुत खराब होती है या फिर सड़क होती ही नहीं है। स्थानीय मौसम की जानकारी भी जीपीएस पर तुरंत अपडेट नहीं होती है, इसीलिए कई बार खराब मौसम की वजह से भी सही रास्ता बताने में दिक्कत आती है। गूगल मैप की गलती से होने वाले हादसों के पीछे एक और बड़ी वजह यह है कि कई बार खतरनाक या फिर बंद रास्तों की जानकारी गूगल मैप नहीं देता है, या फिर कई बार नेविगेशन सिस्टम को अपडेट भी नहीं किया जाता, यानी उस पर पुराने और बंद हो चुके रास्तों की जानकारी अपडेट नहीं होती, इसीलिए वो गलत रास्ता आपको बता देता है। हूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।